हेलो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस में समझा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम की, जो कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में खाना किस रास्ते से गुजरता है और कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर आपको भी अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक कंप्लीट जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो फ्रेंड्स, सोचो कभी जो खाना हम खाते हैं वो अंदर जाकर के क्या होता है? सिर्फ पेट भरता है या कुछ और होता है? नहीं, साइंस भी इसके पीछे होता है। इसके पीछे साइंस का भी एक रोल होता है कि आखिर जो खाना हम खा रहे हैं वो जाता कहाँ है और जा करके होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम उन्हीं चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव में हमारा एक सिस्टम वर्ड जुड़ा है। ये सिस्टम का मतलब ये होता है कि डाइजेशन के लिए जितने भी ऑर्गन्स एक साथ मिल करके डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है, वो आपस में मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, वो एक ही काम को एक साथ परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हमारा काम करते हैं, उसमें कुछ है हमारा एलिमेंट्री कैनाल्स, ठीक है, और क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बहुत सारे ग्लैंड जो है जो एक साथ हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इन सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग एक एक करके जैसे जैसे ये रास्ते में मिलते जाएंगे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते में जैसे जैसे ये मिलते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग इसको भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। बहुत लोगों के एलिमेंट्री कैनाल और ओएसोफेगस के बीच में डिफरेंस समझने में दिक्कत होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल आपको बता दें कि जो भी हम खाना खाते हैं और वो खाना जिस जिस रास्ते से हो करके ट्रेवल करता है, तो वो पूरा पाथवे, हमारा पूरा रास्ता हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर या फिर अगर फीट में बात करें तो लगभग 32 फीट तक का हो सकता है, ठीक है। ये लंबाई जो है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो एनिमल्स किस तरह का है, ठीक है, ह्यूमन है, एनिमल है ना, वो क्या है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो इस एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या रास्ते में आता है उन सबको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो इस एलिमेंट्री कैनल के रास्ते में सबसे पहले आता है हमारा माउथ, ठीक है। इस माउथ में हम लोग क्या करते हैं? माउथ के रास्ते से हम लोग अपना खाना जो है, फूड को हम लोग क्या लेते हैं? इनटेक करते हैं, खाने को हम लोग माउथ में लेते हैं। माउथ के रास्ते से ये ओएसोफेगस के रास्ते ये आगे बढ़ता है। ये देखिए हमारा ये क्या है? ओएसोफेगस। तो माउथ से होते हुए, ओएसोफेगस से होते हुए ये हमारा पहुंचता है स्टमक में। ये क्या है हमारा? स्टमक। ये स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में इसका काम क्रिया होने के बाद ये आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कुछ और है ना, खातिरदारी होता है, इसका कुछ और काम क्रिया किया जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और उस एक्शंस के बाद से ये जो है कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है। उस वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इस रेक्टम के बाद जब इस रेक्टम के दीवारों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो वो वेस्ट मटेरियल एनस के रास्ते बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, यही था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता। माउथ से ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से स्टमक,
स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से एनस। ये था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब हम लोग एक एक करके सभी एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते को हम लोग, रास्ते में जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जो ग्लैंड्स सामने में आते जाएगा उन सारे ग्लैंड्स को भी हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले ऑर्गन से, जो कि हमारा माउथ है। माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इस कैविटी का मतलब होता है खाली जगह है और बक्कल का मतलब होता है दांत। तो दांतों के बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी के नाम से भी जानते हैं। अक्सर कैविटी का मतलब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि दांतों में कीड़ा लग जाना, ये क्या कहलाता है, कैविटी कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी कैविटी ही कहलाता है, क्योंकि जो जर्म्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, उस दांतों में क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, ये भी हमारा कैविटी ही कहलाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि माउथ में डाइजेशन का पहला प्रोसेस शुरू होता है। मतलब डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, तो डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ से। तो माउथ में जो टीथ है, दांतें और जीभ जो है, ठीक है, ये अहम रोल निभाता है डाइजेशन में। बट इसका कोई कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल नहीं होता। ये क्या करता है, ये दांत जो है बस क्रश करने का काम करता है, तोड़ने फोड़ने का काम करता है। वहीं पे जो जीभ है ये हमारा क्या करता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिससे क्या निकलता है, जिससे निकलता है सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। इन्हीं सलाइवा को मिक्स करने का काम किसका होता है, टंग का, यानी कि जीभ का। तो दांत का काम क्या होता है, तो दांत का काम होता है सिर्फ क्रश करना और ब्रेक डाउन करना। तो ये पूरे प्रोसेस में हमारा केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस दोनों हो रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजियो केमिकल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें सलाइवा भी काम कर रहा है और हमारा दांत भी जो है अपना काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो अभी हमने बात किया था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में कितने होते हैं, तो हमारे माउथ में 3 पेयर्स में ये सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 3 इस साइड और 3 इस साइड। ठीक है, यहाँ इस वाले जगह पे भी हमारा सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होता है। एक हमारा इस जगह पे होता है गाल के पास, और एक होता है हमारा कान के पास। ठीक है, 3 पेयर होता है। इस 3 में क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, जिसमें हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे माउथ में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, माउथ में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और जबकि यही पैरोटिड ग्लैंड स्नेक में है ना, पॉइजन को इंजेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, स्नेक में यही पॉइजन को इंजेक्ट करने का काम करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। हम लोग हर दिन लगभग 1.5 से 2 लीटर तक सलाइवा जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इस सलाइवरी ग्लैंड में कुछ एंजाइम्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, उन काम को हम लोग चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो एंजाइम में हमारे क्या 2 तरह के एंजाइम मौजूद होते हैं, एक है लाइसोजाइम एंजाइम और एक है हमारा सलाइवरी एमाइलेज। लाइसोजाइम एंजाइम का काम ये होता है कि फूड के थ्रू जो कुछ भी जर्म्स आते हैं उन्हें मार गिराने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम एंजाइम का। तो फूड में जो कुछ भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ भी बैक्टीरिया या जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मारने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम एंजाइम का। तो बात आती है कि क्या ये 100% काम करता है, तो नहीं, ये 100% काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है हमारा सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज भी हमारा क्या है, ये हमारा एक एंजाइम है। तो एंजाइम का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ये हेल्प करता है कहाँ पे, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। बस इतना याद रखेंगे कि एंजाइम क्या होता है, ये हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, चलिए तो सलाइवरी एमाइलेज यहाँ पे किसका डाइजेस्ट करने वाला है, तो यहाँ पे स्टार्च का कन्वर्जन करने वाला है ये शुगर में। तो हम लोग जो कुछ भी फूड खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक है, क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो जिसको ये क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवरी एमाइलेज का हमने काम देखा, लाइसोजाइम एंजाइम का काम देखा। अब देखते हैं म्यूकस का क्या काम होता है। तो म्यूकस एक बेसिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, बेसिक चिपचिपा स्टिकी लिक्विड होता है जो फूड को क्या बना देता है, स्टिकी बना देता है, जिसकी वजह से हम किसी फूड को आसानी से निगल सकते हैं। हम लोग आसानी से उसको निगल पाते हैं। और कभी कभी यही चीज़ होता है कि जब हम स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं और खाने पे बैठे होते हैं और दोस्त बाहर से आवाज़ लगा रहा होता है, तो हम हड़बड़ी में उस खाने को ज़बरदस्ती इंगल लेते हैं और वो अटक जाता है हमारे ओसोफेगस में जा कर के। तब क्या होता है, तब हम उसको पानी के जरिए हम लोग उसको स्टमक तक पहुंचाते हैं। तो वो अटका क्यों, क्योंकि वहाँ पे इस म्यूकस की कमी था, इस म्यूकस का कमी था, जिसकी वजह से वो स्लिपी नहीं हो पाया, स्टिकी नहीं हो पाया और वो अटक गया। ठीक है, ये था हमारे माउथ का फंक्शन। होप कि आपको इन सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, माउथ से जब फूड आगे बढ़ता है तो वो एक स्पेशल टाइप के पाइप लाइन के थ्रू होकर के गुजरता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप या एसोफेगस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन होता नहीं है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो खाना है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे जो खाना है वो एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट को करते हुए आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप लोग कभी खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय जब उसको इंगलते हैं, उसको अंदर लेते हैं, तो क्या पेट में जाने के बाद वो आवाज़ करता है। जैसे यदि देखिए, अगर यहाँ पे हम क्या लगा दे, एक पाइप लगा दे और इस पाइपलाइन को हम लोग एक पानी वाले कंटेनर में छोड़ दें और यहाँ से किसी चीज़ को यदि, किसी भारी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग छोड़े, तो ये पानी में जाने के बाद क्या करेगा, आवाज़ करेगा। तो क्या ऐसा ही चीज़ होता है क्या हम लोगों के साथ, तो आपका जवाब होगा नहीं। जो खाना है वो धीरे 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 स्टमक तक पहुँचता है। तो ये कैसे हो पाता है कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता है, तो वो है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो देखिए होता क्या है कि खाना जैसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा ओसोफेगस है वो हमारा कैसा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे फूड आगे बढ़ता है तो इसके आगे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये खुलता चला जाता है और पीछे का हिस्सा बंद होता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड जो है आगे बढ़ते चला जाता है, रास्ता बनते जाता है और पीछे का हिस्सा बंद होते जाता है। देखिए ये फूड यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक चला आया और फिर ये क्या चला जाएगा, ये हमारा स्टमक में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो बस एक ही चीज़ को याद रखना, यहाँ पे इस ओसोफेगस में नो डाइजेशन ऑकर्स और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को याद रखना है। ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, जो क्या करता है, पुश करता है फूड को आगे की ओर, कहाँ तक, स्टमक तक पुश करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ओसोफेगस से अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे स्टमक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से को कार्डियक कहा जाता है, बीच वाले हिस्से को फंडिक कहा जाता है और लास्ट वाले हिस्से को पाइलोरिक कहा जाता है। ऊपर वाले हिस्से को कार्डियक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टमक का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है हार्ट के करीब प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे कार्डियक कहा जाता है। इस
स्टमक के अंदर के दीवारों पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड जो है वो कंटिन्यू गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते रहता है। क्या है ये हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कंटिन्यू एक टाइप के जूस को सेक्रेट करता है जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ साथ कुछ एंजाइम्स को भी कंटेन करते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन जो है ये हमारा गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अलावा और इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब म्यूकस का और आगे क्या काम होता है और इन सब का और क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एंजाइमों को काम करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। कैसा मीडियम, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो एंजाइम्स है जैसे पेप्सिन और रेनिन ये दोनों अच्छे से फंक्शन कर सके। इसके अलावा HCl का और क्या काम होता है, तो इसके अलावा HCl का काम होता है माउथ से जो कुछ भी बैक्टीरिया और जर्म्स जो लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किल नहीं किया गया था, उन सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को फाइनली मारने का काम करता है। और क्या काम होता है, तो ये HCl जो है ये फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फूड में कन्वर्ट करके रख देता है। आगे पेप्सिन और रेनिन का क्या काम होता है, तो पेप्सिन जो है ये हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सबसे पहला हमारा प्रोटीन का डाइजेशन जो है सबसे पहला हमारा स्टमक में होता है, किसके थ्रू, पेप्सिन के थ्रू। ये किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। रेनिन का क्या काम होता है, तो रेनिन जो है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। ये किसका काम है, रेनिन का। वहीं पे म्यूकस जो है ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को, किस चीज से, तो एसिड से। एसिड के अटैक से जो है हमारा म्यूकस जो है वो बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्योंकि म्यूकस जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो HCl के अटैक से बचाता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हर दिन हमारे पेट के इनर लाइनिंग को डाइजेस्ट कर जाता है। मतलब यूँ कहे कि हमारा पेट जो है हर दिन डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बात गलत नहीं होगा, लेकिन डाइजेस्ट तो होता है लेकिन हर दिन जो है हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन हर दिन होता है, हर दिन होता है, ठीक है। तो ये हर दिन फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो म्यूकस की वजह से ही इसका हर दिन फॉर्मेशन हो पाता है। ये प्रोटेक्ट कर पाता है अपने इनर लाइनिंग को। स्टमक में होता ये है कि कभी कभी जब हम लोग एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, कभी भी हम लोग शादी पार्टी वगैरह में ऑयली फूड जो है हम लोग जम करके खा लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है ना वो ये सोचता है कि खाना बहुत ज़्यादा आया है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है HCl प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है हमारा HCl प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हो जाता है, जिससे हमें क्या फील होता है, एसिडिटी फील होता है, ठीक है। इस कंडीशन में भी एसिडिटी होता है। और जब हम खाली पेट होते हैं उस कंडीशन में भी हमें एसिडिटी फील होता है, क्योंकि उस कंडीशन में भी हमारा HCl जो है वो प्रोड्यूस होते रहता है, ठीक है। तो दो कंडीशन में हमारा एसिडिटी फील होता है। अब एसिडिटी से बचने के लिए क्या उपाय होता है, तो एसिडिटी से बचने के लिए हमें इनो पीना पड़ता है। इस इनो में क्या प्रेजेंट होता है, तो इस इनो में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये हमारा एसिडिटी से रिलीफ करने के काम आता है। इसके अलावा
अगर ये हमें हमारे पास ना हो तो हम लोग इस और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और इसके जगह पे हम लोग बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे घरों में अवेलेबल होता है आसानी से। ठीक है, तो इस बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल हम लोग एंटासिड के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ही यहाँ पे स्टमक में इसका सारा काम खत्म होने लगता है। ठीक है, तो जो फूड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे करके इस पाइलोरिक वाले हिस्से से, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक गेट मिलता है, जो चूंकि कैसा होता है, वो क्लोज होता है और ये खुलता है। जब भी फूड ये आता है तब ये क्या हो जाता है, खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, द एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो हमारा ये जो मसल्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा एक डिजीज हो जाता है हमारे स्टमक में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है, तो जब हम लोग बिना खाना खाए बहुत लंबे टाइम तक यदि रह लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक रह लेते हैं, तो हमारे स्टमक के इनर साइड में क्या होने लगता है, वुंड बनने लगता है, घाव बनना शुरू हो जाता है। इसी वुंड को क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टिक अल्सर। तो ये था हमारा यहाँ पे सारा स्टमक का सारा फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे हमारा खाना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमारा खाना स्टमक में था और हमारा स्फिंक्टर मसल्स के रास्ते, ठीक है, पाइलोरिक के रास्ते ये आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो चलिए अब हम लोग भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पे खाने के साथ क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई जो होता है वो लगभग 6 से 7 मीटर का होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई है ये अलग अलग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कार्निवोरस और हमारा हार्निवोरस। ये दोनों का इंटेस्टाइन जो है ये अलग अलग तरीकों से काम करता है। एक का लंबाई बड़ा होता है, एक का लंबाई छोटा होता है। आगे हम लोग इसके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल लेंथ है वो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक का होता है, जबकि कार्निवोरस और हार्निवोरस के एनिमल्स में जो इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। इन दोनों के विषय में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आगे देखते हैं इसके बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे सभी चीज़ों का डाइजेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अभी तक स्टमक में और माउथ में किन चीज़ों का डाइजेशन हुआ था, तो अभी तक माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था और एक बार डाइजेशन हुआ था स्टमक में प्रोटीन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सभी चीज़ों का डाइजेशन हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फैट का भी डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का भी और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे 2 बार हो गया, प्रोटीन का भी 2 बार हो गया और फैट का हुआ है 1 बार। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज। इन सब के बारे में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो लिवर है और पैंक्रियाज है ये दोनों जो है अपना सेक्रेशन जो है वो देते हैं किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि ये सब जो है आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तो चलिए और आगे इसके बारे में जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है ड्यूडेनम, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा ड्यूडेनम, बीच वाला हिस्सा जेजुनम और अंतिम वाला हिस्सा जो है वो हमारा इलियम कहलाता है। तो इस इलियम वाले पार्ट में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इंटेस्टियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उस ग्लैंड के पास जो है कुछ एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, सेक्रेशन होता है कुछ एंजाइम्स का, जैसे इरिप्सिन। इरिप्सिन का काम ये होता है कि इरिप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीनो
एसिड में। यहाँ पे किस टाइप का प्रोटीन इसके पास पहुँचता है वो हम देखेंगे थोड़े से जस्ट आगे, ठीक है। तो अभी इरिप्सिन जो है, इरिप्सिन का काम क्या है? इरिप्सिन का काम यह है कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है ये अमीनो एसिड में, ठीक है। और क्या? तो और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फैट को कन्वर्ट कर देता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फाइनल जो है हमारा फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे फाइनली सबका हो जाता है। जब सभी का फाइनली डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? इन सभी चीज़ों का होगा एब्जॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन भी होता है वो भी कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो किसके थ्रू होता है वो हम आगे देखेंगे। जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिवर और पैंक्रियाज जो है वो अपना सेक्रेशन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिससे फूड का डाइजेशन में ये लोग हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग दोनों के बारे में। तो जो लिवर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड पर होता है। लिवर का जो वजन होता है वो लगभग 1.5 kg का होता है। लिवर जो है वो एक स्पेशल टाइप का जो है जूस को स्टोर करता है, सेक्रेट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइल जूस के नाम से जानते हैं। बट ये सेक्रेशन का काम सिर्फ करता है, स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करने का काम करता है इस बाइल जूस को। ये बाइल जूस जो होता है ये इसके पास एक स्पेशल टाइप का येलो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन क्या है? तो एक येलो पिगमेंट जो किसके अंदर होता है? बाइल जूस के अंदर होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे काइल को जो है येलो कलर देने में हेल्प करता है। मतलब हमारा जो काइल होता है वो येलो कलर का होता है, किसकी वजह से? तो बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। और हमारे बॉडी में जब बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉन्डिस। मतलब हिंदी में इसे पीलिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो बाइल जूस है और क्या काम करता है? तो अभी हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल स्टमक से, इस स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएल फंक्शन किया। इसका मतलब जो हमारा फूड है वो हमारा कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, ठीक है। तो इस एसिडिक फूड को ये अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो बाइल होता है वो हमारा कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड आ रहा है उसे ये अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्यों? क्या फायदा होगा इससे? तो फायदा ये होगा कि पैंक्रियाज जो है, ठीक है, पैंक्रियाज भी कुछ एंजाइम्स जो है इसके ऊपर छोड़ेगा। पैंक्रियाज भी जो है कुछ एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास छोड़ता है, जिसको फंक्शन करने के लिए कैसा मीडियम का जरूरत होता है? तो अल्कलाइन मीडियम का जरूरत होता है, ठीक है। तो ये था फंक्शन लिवर का। बाइल का और क्या काम होता है? तो बाइल का ये काम होता है कि हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उस खाने में यदि फैट भी मौजूद है तो उस फूड को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में वो कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब फैट को ये किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में वो तोड़ देने का काम करता है, ठीक है। इसी चीज को ये क्या बोलते हैं हम लोग? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? चलिए देख लेते हैं। बाइल ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन फूड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम, यहाँ किस टाइप का एंजाइम का बात हो रहा है? तो पैंक्रियाटिक एंजाइम का बात हो रहा है जो पैंक्रियाज से निकलने वाला है, ठीक है। एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट देम। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन क्या है? तो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? हमारा इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये चूंकि छोटा हो चुका है, अब इसका डाइजेशन जो है एंजाइम अच्छे से कर पाएगा। चलिए तो लिवर के बाद आगे देखते हैं हम लोग पैंक्रियाज कि आखिर पैंक्रियाज किस तरह से कंप्लीट डाइजेशन करने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाज के पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। मतलब ये
डाइजेस्ट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को भी। तो ये 3 तरह के एंजाइम्स जो ये सेक्रेट करता है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन अपना प्रोवाइड करता है। LAT एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जो हमारा बाइल जूस जो है वो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था, उसी छोटे छोटे टुकड़ों को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। एमाइलेज क्या काम करेगा? तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन का क्या काम होगा? तो ट्रिप्सिन जो है वो हमारा, देखिए इसी चीज़ का हम लोग बात कर रहे थे, प्रोटीन जो हमारा पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था। कहाँ पे? पेप्टोन में हमारा कन्वर्ट हुआ था स्टमक में। स्टमक में ये पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था। इस पेप्टोन को कन्वर्ट कर देगा किस में? पेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टाइड में। अब याद करिए, आपको एक कहा गया था, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा जिसे हम लोग इलियम कहते हैं। इलियम में एक एंजाइम बाहर आया था जिसको हम लोग इरिप्सिन के नाम से जाने थे। इरिप्सिन जो है वो भी हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया था, वो ब्रेक डाउन किया था किस में? अमीनो एसिड में। तो वो कौन सा प्रोटीन था? तो ये यही पेप्टाइड वाला प्रोटीन था जिसे उसने अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया था। यहाँ तक हमारा सारा डाइजेशन का काम खत्म हो जाता है। अब काम आता है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होता है। सी स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है विलाई। अब ये विलाई क्या होता है? तो ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं हमारा, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले हिस्से में। ये क्या काम करता है? तो ये जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का हो सके। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये विलाई प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये विलाई प्रेजेंट है, ये सराउंडेड होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स से, मतलब ब्लड वेसल से यही घिरा होता है। तो जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं ये डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं किसमें? किसमें? ब्लड वेसल्स में। क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर दिया जाता है हमारे पूरे बॉडी तक, होल बॉडी तक। ये क्या कर दिया जाता है? सप्लाई कर दिया जाता है। ये देखिए, ये हमारा वेंस हो गया और ये हमारा आर्टरीज हो गया। तो इन्हीं सब के थ्रू क्या कर दिया जाता है? न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे जो है मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? विलाई प्रेजेंट होते हैं जो किस चीज का काम करते हैं? एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम कर लिया जाता है, उसमें बचता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड। यहाँ क्या होता है कि अभी तक जो है इस फूड में से जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया गया था विलाई के द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो विलाई स्पेशली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी वाले हिस्से में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि फंक्शन लेस होता है, वो फंक्शन नहीं करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्योंकि ये अपेंडिक्स जो है एनिमल्स में अभी भी एक्टिव है और हमारे में ये रेसिडुअल ऑर्गन बन गया है। इस अपेंडिक्स का काम क्या होता था? इस अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। अब सेलुलोज जो है वो घास फूस पत्तियों वगैरह में प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम लोग पहले घास फूस वगैरह को खाते थे, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, तब उस समय हमारे पास अपेंडिक्स जो है वो एक्टिव थे, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। क्योंकि यही चीज जो है एनिमल्स में क्या होता है? एक्टिव फेज में मिलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए, अपेंडिक्स जो है वो एनिमल्स में जो है डाइजेशन का काम करते हैं। किस चीज को? घास वगैरह को, घास पत्ती वगैरह को
डाइजेस्ट करने में, क्योंकि घास में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, तो इस सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है अपेंडिक्स। ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही इस लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन के नाम से जानते हैं तो इसका और भी नाम हो जाता है, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन, इन सब के नाम से हम लोग फिर इसको आगे डिवाइड कर देते हैं कोलोन में। ठीक है, अभी यहाँ भी एक प्रकार का बीमारी प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया। अभी डायरिया कैसे होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी वाटर को एब्जॉर्ब करने में नाकामयाब हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया। इससे होता क्या है कि स्टूल जो बाहर आता है, स्टूल जो बाहर आता है वो वाटरी होता है। वो कैसा होता है, वाटरी होता है, मतलब पानी पानी जैसा बाहर आता है और हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तब हमें डॉक्टर से पानी चढ़वाने का जरूरत पड़ जाता है। डाइजेस्टेड फूड जो है अब जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है, तो रेक्टम जो है बस स्टोर करने का काम करता है। रेक्टम का काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने का काम कर लेता है जब वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसी रेक्टम में जब वुंड बन जाता है तो उसे हम लोग पाइल्स के नाम से जानते हैं। रेक्टम में बना वुंड क्या कहलाता है, पाइल्स कहलाता है। जब रेक्टम में बहुत ज़्यादा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जब स्टोर हो जाता है तो उसकी दीवारों पे प्रेशर पड़ने लगता है और तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, उस अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के रास्ते जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है एक मसल्स काम करता है जिसके बारे में हम लोगों ने स्टमक में पढ़ा था, स्फिंक्टर मसल। ये यहाँ पर भी होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एनल स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एनल स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात आता है जो हम लोगों ने नाम लिया था काइल को। चलिए, माउथ में जो हम लोगों के पास फूड था, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बोलस। ठीक है, और स्टमक में जो फूड था, स्टमक में जो फूड मौजूद था उसे हम लोग क्या कहेंगे, काइम। मतलब स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर किया वो क्या गया, तो वहां पे गया काइम। और डाइजेशन के बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, काइल में। ठीक है, तो ये वही काइल है जो येलो कर दिया गया था किसके द्वारा, पिगमेंट के द्वारा, बिलिरुबिन पिगमेंट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोगों ने छोड़ करके आगे बढ़ा था, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डिफरेंस हो जाता है हमारा हार्बीवोरस और कार्निवोरस में। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू हार्बीवोरस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। कार्निवोरस से ज्यादा लंबा होता है हार्बीवोरस का इंटेस्टाइन, क्यों? तो हार्बीवोरस जो है वो कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर्स को, जैसे प्लांट हो गया, और इस प्लांट के पास क्या होता है, सेलुलोज, है ना, क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चूंकि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय का जरूरत होता है ना, इसलिए इसके पास इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ताकि लंबा समय तक टाइम दे सके उसको डाइजेस्ट करने के लिए और अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड करे। ठीक है, तो लार्जर एरिया होता है, लार्जर एरिया के साथ साथ क्या होता है, उसको टाइम भी ज्यादा मिल जाता है, जिससे वो आसानी से वो डाइजेस्ट हो पाता है। जबकि यही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो काफी, लेंथ जो है वो काफी छोटा है, तो इसको समय भी कम मिलेगा और ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना डाइजेशन जो है वो उतना ही फास्ट होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये टॉपिक। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।